तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं आपके लिए यूपी टेट सीटेट की एक इम्पॉर्टेंट एसएसटी क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आया हूं। मैं ये मानता हूं कि आपने जहां से भी पढ़ा है या जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल है मित्रों, और आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल हैं। परंतु मैं आज आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं, विश्वास मानिए आप टॉपिक पढ़े होंगे परंतु ये क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने नहीं आए होंगे। होता क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम केवल किताब का जो स्टैंजा उसको पढ़ते चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि लाओ जरा एक बार पीवाईक्यूज उठा के देखें किस तरह का क्वेश्चन बनता है ना, क्या वो क्वेश्चन हमारी जो बुक है उसमें है भी कि नहीं है। इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। फलाने ने बता दिया, फलाने सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अरे यार उनके तो इतने व्यूवर्स हैं, फलान है धमाक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये है वो है, पीपीटी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी बात, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमें पढ़ना क्या है ना। आप हमेशा ऐसे व्यक्ति को फॉलो करिए जिसने वर्तमान में वो परीक्षा पास की हो या बैठा हो एग्जाम में, तो उसकी औकात पता चलेगी कि वो कितने पानी में। सही बता रहा हूँ मित्रों, मैं शायद अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन सत्यता यही है। आईएएस की तैयारी करने वाले हैं बहुत, लेकिन उनको आज बैठा दो आईएएस का एग्जाम, खुद न क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, सुनने में बात बुरी लगती है परंतु सत्यता यही है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा न बोलते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। और जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको देखकर मेरे प्रश्न लग रहा हो, बता दो जरा टाइगर प्रदेश की मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, बता दीजिए। अम्लीय होती, क्षारीय होती, क्या कहते हैं उसको। पहले प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता ना हो तो मैं बताता हूँ। टाइगर प्रदेश की जो मिट्टी होती है वो पहली बात तो अम्लीय होती है, और जिसको कहते हैं पाटजाल। अब सोचो क्या आपको पता था, सोच लो अपने आप में। अम्लीय प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, और पोषक तत्वों की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। अपने आप से पूछ लो मित्रों पहले ही सवाल में कि क्या आप पढ़े टाइगर प्रदेश, और क्या आपको ये पता था। चलो आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा में कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को कहा क्या जाता है, पता है आपको, बताइए, सोचिए। ये सवाल शायद ही पढ़े हूं आप, इसका उत्तर मैं बताता हूं। लंबर जैक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लंबर जैक। अपनी किताब में जरा ढूंढना कि पढ़े तो हो यार कोणधारी वन, लेकिन क्या ये सवाल पढ़े हो। और आपको अगर लग रहा हो आउट ऑफ सिलेबस है तो मित्रों यहीं पर वीडियो बंद कर दीजिए, मत देखिए। ठीक है, जिसको लग रहा हो कि अच्छे सवाल हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप मेरा कंटिन्यू करिए वीडियो। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं, बताइए। किसी को पता है, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं होता। ब्लिजर्ड कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, ब्लिजर्ड। आप विश्वास करके मेरा वीडियो पूरा देखिए, आपको मजा ना आ जाए तो बताइएगा। ठीक है, सुनामी लहरें कैसी होती हैं। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ये जो है जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, सुनामी लहरें कैसी लहरें हैं, पत्तनी लहरें या बंदरगाही लहरें। कैसी लहरें, बंदरगाही लहरें हैं मित्रों। कैसी, बंदरगाही लहरें, इसको पत्तल लहरें भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो जहाज हैं पानी के, वो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इनको बंदरगाही लहरें कहा जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ज्वार भाटा, समझ में आ गई नहीं बात। तो ज्वार आता है तो जो है आगे की तरफ जो है तट से जो है समुद्र के बीच में जो है पहुंच जाते हैं जहाज, और जब भाटा आता है तो फिर वापस तट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। बेहतरीन सवाल यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट के जो है एसएसटी के लिए। ठीक है, फिनलैंड के टुंड्रा निवासी क्या कहलाते हैं, बताइए। अगर किसी ने पढ़ा हो तो, पढ़े तो बहुत कुछ हैं, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। तो फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को मित्रों कहते हैं लैप। क्या कहते हैं, लैप। चलिए आगे देखते हैं। अब निक्षेपण किसका परिणाम है, निक्षेपण होता क्या है। तो तीन बातें आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये तीनों होता क्या है। तो अपक्षय आपको बताता हूं कि अपक्षय क्या है। अपक्षय क्या होता है कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है
ताप दाब हवा वर्षा आंधी तूफान किसी प्राकृतिक आपदा या मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण वहीं पे खड़ी खड़ी जर्जर अवस्था में पहुंच जाए, उसका सारा मलबा वो है वहीं वो मलबे के रूप में कन्वर्ट हो जाए कुछ सालों में, तो इस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अब अपर्दन क्या होता है? वही मलबा हवाओं के माध्यम से, पानी के माध्यम से, आंधी के माध्यम से, वही हवा जो है वो वही मलबा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो इसको अपर्दन कहते हैं। अच्छा भाई, यहां से उठा के कहीं तो ले जाएगी, कहीं तो हवाएं उसको गिराएंगी, इकट्ठा करेंगी, तो ये जो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाती है ना हवाएं, हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। तो निक्षेपण किसका परिणाम हुआ? आप खुद ही बताओ। निक्षेपण जो है किसका परिणाम हुआ? अपर्दन का परिणाम हुआ। बताइए किसका परिणाम हुआ? अपर्दन। किसका परिणाम हो गया? अपर्दन का परिणाम हो गया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक निक्षेपण होता कहां है, पूछा भाई। तो आप तो जानते हो कि भाई सबसे ज्यादा निक्षेपण होना कहां चाहिए? मैदानों में तेज हवाएं चलती हैं। और कहां चलती हैं बताइए भाई? मैदानों के अलावा कहां चलती हैं बताइए? तो डेल्टा जो होते हैं ना, मैदान व डेल्टा दोनों पर जो है सबसे ज्यादा क्या होता है? निक्षेपण होता है मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी सवाल मैं ये जानता हूं 80% लोग नहीं जानते होंगे जो अगला सवाल लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बने रहिए। और दावा है इस बात का कि सवाल एसएसटी का को बाहर चला जाए तो बताइएगा, चाहे वो सीटेट हो चाहे यूपी टेट। ठीक है, ज्वालामुखी क्षेत्र में जल स्रोत जो होते हैं उनमें क्या घुला रहता है? तो आंसर है सल्फर, जिसको आप कहते हो गंधक। और काहे के काम आता है पता है आपको? चर्म रोग जो हो जाता है लोगों को, तो चर्म रोग को दूर करने में ये फायदेमंद होता है। समझ में आ गई बात मित्रों? तो ये 8 सवाल अभी मैंने कराया। अब अगली, चूंकि मैं बताया हूं आपको, पहले भी बता चुका हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा पीपीटी वगैरह बनाने का ना समय है ना भैया, हम इतना टेक्निकल आदमी हैं, तो इसलिए जो है मैं आपको लिख लिख कर ही सवाल बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो जरूर मेरा लंबा होगा मित्रों, लेकिन 100% आपको फायदा मिलेगा, इतना वादा है मेरा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। इसी क्रम में आपके लिए बहुत अच्छी श्रृंखला लेकर आया हूं कि एक मैं आपको मिलान कराना है मुझे, और उसके माध्यम से आपको 4 ज्वालामुखी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आंसर ही सीधे लिखा देता हूं कि मेयान जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखियों के नाम है। मेयान ज्वालामुखी अपने आप से पूछिए कि आपको पता है कहाँ मेयान? तो मेयान ज्वालामुखी जो है मित्रों वो आपका फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में। कहाँ है मित्रों? फिलीपींस। ठीक है, मेयान। अगला सुनिए, क्राकाटोआ। बताइए, क्राकाटोआ तो सबको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया। कहाँ पाया जाता है क्राकाटोआ ज्वालामुखी? इंडोनेशिया। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया। 3-4 ज्वालामुखी हैं जो बहुत घिसे पिटे पहले पूछे जा चुके हैं, अब वो नहीं पूछे जाते। बैरन देखिए पूछा था। बैरन आपको पता है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप पर, तो बैरन नहीं पूछूंगा आपसे। स्ट्राम्बोली। अब स्ट्राम्बोली के बारे में अगर आप एक बात और जानते हो, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। स्ट्राम्बोली इटली में है। कहाँ है? इटली में। और ये स्ट्राम्बोली जो है इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा जो है वो आते हैं, भूकंप आते हैं, सॉरी इतना ज्यादा मतलब कि लाइट पैदा होती है कि चारों तरफ समुद्र में जो है हमेशा लाइट चमकता रहता है, इसीलिए इसको जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए, किसी को पता हो? विश्व का, ये सबको पता होगा क्योंकि ये तो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन हो गया। सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात को अंग्रेजी मीडियम वाले अगर देख रहे हो, इसको वाटरफॉल कहा जाता है महाराज। क्या कहते हैं? वाटरफॉल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में। पूछ लिया जाए कहां? तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला प्रांत में। कहां? वेनेजुएला
येला, भाई स्पेलिंग अगर थोड़ा बहुत रॉन्ग हो तो कंसीडर करिए। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात, क्या एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात जो है भाई वो आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है भाइयों। अच्छा, अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको, अगला क्वेश्चन कराता हूं मित्रों। चलिए, एक तो बहुत नॉर्मल सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो है नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो उल्टा बहाव है जिनका, नर्मदा व ताप्ती, ये दो जो है इनका बहाव जो है, नदियों का बहाव, नर्मदा और ताप्ती नदियों का बहाव जो है पश्चिम दिशा में होता है। नदियों का बहाव कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है, और ये अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम दिशा का मतलब क्या है? ये अरब सागर में गिरती हैं, और जितनी भारत की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इन दो नदियों में यही खासियत है, इसीलिए उनका बहाव जो है कहा जाता है उल्टा है। ठीक है, क्योंकि ये दो नदियां जो हैं वो पश्चिम दिशा में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है भाइयों, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त ने कौन सी झील का जीर्णोद्धार कराया था? स्कंदगुप्त ने कौन सी झील का जीर्णोद्धार कराया? जीर्णोद्धार कराया तो स्कंदगुप्त ने मित्रों सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। मित्रों याद रखिएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर, बहुत सामान्य क्वेश्चन है, लेकर इसलिए आऊं क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस बौद्ध पुस्तक में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, सीटेट का इंपॉर्टेंट, यूपीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट यूपीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं। कौन से बौद्ध निकाय में कौन सी पुस्तक में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आपको ये तो पता ही होगा कि महाजनपदों से एक सवाल आता ही आता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इतना आपको नहीं पता है कि महाजनपद से सवाल पूछा जाता है, तो आप जान लीजिए कि आप अभी अंधेरे में हैं। तो अंगुत्तर निकाय जो है ना, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों मैं समझता हूं कि आपको मैं बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, और इसी तरह आप देखिए, आपको और 2-4 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन कराऊंगा, और 100% इसमें से आपको सवाल मिलने चाहिए। और फिर तो माँ सरस्वती की अनुकंपा है कि किसकी बात सही निकलती है और किसकी गलत। मैं तो यही चाहूंगा, माँ सरस्वती से यही विनती है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको मिले। ठीक है, एग्जाम में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने ये कहा, कौन पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो चीजों को जमीन से चिपकाए रखती है, इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार किसने जिक्र किया? बताइए, किसने जिक्र किया? पता है आपको? तो बराहमिहिर जो थे, बराहमिहिर ये जो थे, ये पहली बार जिक्र किए थे, और ये बोले थे कि कोई ऐसी चीज जरूर है, कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो चीजों को अपनी तरफ चिपकाए रहती है, खींचे रहती है। चलिए बताइए, श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी। श्रीनगर, कुल्लू,
डलहौजी, शिमला, ठीक है, शिमला, ये जो रमणीय स्थल हैं, ये रमणीय स्थल, घूमने लायक स्थल जो हैं, ये जो कौन, हिमालय की 3 श्रेणियां है ना, हिमालय 3 श्रेणियों में है, आपको पता है ना, मध्य हिमालय है, वाय हिमालय है, ठीक है, और इसी तरह शिवालिक है। तो किसमें पाया जाता है? तो रमणीय स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर आप उत्तर लिखेंगे तो हिमाचल श्रेणी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल, हिमाचल श्रेणी में ये पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु कम से कम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए मित्रों। और एक बात सुन लो, इसी तरह से ब्लॉक प्रमुखी का भी चुनाव लड़ने के लिए, चूंकि जो जिले के चुनाव है ना, चाहे वो ग्राम प्रधानिक चुनाव हो, ठीक है, चाहे ब्लॉक प्रमुखी चुनाव, जो जिला से जुड़े चुनाव हैं, उनमें जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए। हमारी बात सुन लीजिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अब अगला सवाल सुनिए, मोटर व्हीकल एक्ट 134 क्या कहता है? बताओ। अब सोचोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं भाई। मोटर व्हीकल एक्ट 134 क्या कहता है? तो मोटर व्हीकल एक्ट 134 जो है, आपको बता दें क्या कहता है। ये कहता है कि जिसकी गाड़ी दुर्घटना हुई है उसका दायित्व तो है कि घायल को डॉक्टर के पास ले जाए। जिसकी, बताओ, पता था आपको? अब बोलोगे आप हमारी बुक में नहीं है, तो भैया ये एसएसटी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वह घायल को हॉस्पिटल पहुंचाए, पहली बात, और पुलिस को भी सूचित करे, अब बताओ, ऐसा नहीं आप एसएसटी पढ़िए, मिला कौन सवाल ये बताओ आप। 20वां सवाल, महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का नाम, बहुत आसान सवाल है, पर चूंकि कंफ्यूजन होता है तो मैंने इसको डाल दिया। तो बचपन का नाम था, आपको बता दूं, सिद्धार्थ। तो मित्रों, मैंने जो आपको बताया, मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे सवाल कराए हैं, और आप हमारे सवालों को देखकर ये जान गए होंगे कि अपने आप बनाए गए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। पढ़कर क्वेश्चन निकाले गए हैं कि कौन से सवाल बन सकते हैं, यूपी टेट सीटेट के हिसाब से कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं। उठा के देख लेना आप एसएसटी का पेपर 2026 सीटेट, ठीक है। इसी तरह के सवाल बीच बीच से घुस कर पूछे जाते हैं।
जो हम लोग रीड आउट नहीं करते किताबों को और छोड़ जाते हैं दूसरे के दिए वीडियो में, मार वीडियो 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 चल रहा है, ठीक है, उससे होने वाला कुछ नहीं भाइयों। मुझ पर विश्वास करिए, आप मेरा वीडियो देखिए और कंटिन्यूटी में देखिए और दूसरों तक शेयर भी करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वादा है मेरा, आपको पहले अटेम्प्ट में यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई करूँ। अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट से हैं तो अपना सब्जेक्ट क्वालिफाई करवा दूंगा, इतना वादा है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।